व्यक्तित्व दो तरीके के होते हैं। एक जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, नियमित प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस के साथ साथ नए कीर्तिमान स्थापित करे। इन कीर्तिमानों को ही आप उनकी कहानियों के तौर पे पढ़ते हैं और समय समय पर मोटिवेट होते हैं। और कुछ व्यक्तित्व आप लोगों की तरह होते हैं, अर्थात जो मुझे सुन रहा है उसकी तरह। ये लोग अक्सर कुछ समय के लिए मोटिवेट होते हैं, कुछ समय के लिए बातों को सुन लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। हमारा क्यों कुछ नहीं हो रहा? हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हम जीवन भर संघर्ष क्यों कर रहे हैं? दैट मीन्स इस बात को समझिए कि आजकल का जो अभ्यर्थी है ना, वह शॉर्ट टर्म में जो है सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर प्रैक्टिस करने की क्षमता नहीं है, उसे दूसरों की बातें सुनने की क्षमता नहीं। वो हमेशा एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे इस कदर भागने को तैयार होता है, उसे लगता है कि वो सक्सेस हो गया तो उसके साथ मैं सक्सेस हो जाऊँगा। जी नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना-अपना संघर्ष होता है बच्चों। ध्यान से सुनना, हर एक व्यक्ति का अपना-अपना संघर्ष होता है। जिस प्रकार सचिन का बेटा सचिन के जैसे नहीं बन सकता, सुनील गावस्कर का बेटा उनके जैसे नहीं बन सकता, कपिल देव का बेटा उनके जैसे नहीं बन सकता। सबके अपने-अपने पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से जिस प्रकार पीएससी में या किसी सरकारी एग्जाम में कोई सफल अभ्यर्थी है, उस सफल अभ्यर्थी के जैसे आप सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी होगी, अपने लिए नए आयाम तय करने होंगे। इन आयामों को आपको वन बाय वन तैयारी करना होगा, वन बाय वन जो है परिस्थितियों से लड़ना होगा। हर समय एक जैसा कभी नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको दिन-प्रतिदिन वो काम करने चाहिए जो हम फिलहाल आपकी सेवा में लगे। अर्थात आपको दिन-प्रतिदिन मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट भी पढ़ो, पर 25 के बाद जो गलतियाँ 25 के बाद आपके साथ हुई हैं, मतलब 25 के पेपर के दौरान जो आपसे हुई हैं, उन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएँ और 26 के समय में आप हो सकता है सेलेक्ट हों, पर इसके लिए आपको बातों को सुनना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, अनुसरण करना आना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मैं स्वागत करता हूं हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। वन बाय वन एक से एक बढ़कर क्लासेस और कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। आज की ये जो क्लास है, ये उद्यमिता से संबंधित है और उद्यमिता का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है, जहां से आपको प्रश्न बिल्कुल इस बार के मेंस में देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सेशन बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना है कि मैं आपको चित्र दिखाकर जो है बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कंटेंट भी दूंगा, समझाइश भी दूंगा और इन प्रश्नों को करवा के पास भी करवा दूंगा। मैंने आपको बोला है 400 प्लस नंबर। ध्यान से सुनना, 400 प्लस नंबर मेंस में आ जाएंगे यदि आप मेंस के पहले दिन तक आप मेरी क्लासेस को नियमित देखते रहते हैं। जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जैसे भी हैं, बस इन क्लासों को छोड़ना नहीं है और अपने कमेंट्स के तौर पे इन बातों को जरूर बताना है कि हाँ, आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है? आज मैं आपको जो है उद्यमिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। वैसे तो इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके लिए बना रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पर इनमें से भी मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बनाए हैं। इन इम्पोर्टेंट में से जैसे आज हम पढ़ेंगे कि नए उद्यम प्रबंधन के मुद्दे। बेसिकली आप जब किसी नए एंटरप्राइज को या वेंचर को स्टार्ट करने जाते हैं, तो उसके मैनेजमेंट से रिलेवेंट कौन-कौन से इश्यू होते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये जानकारी भी दे दूँ कि यदि आपने हमारे उद्यमिता वाले बैच को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। अभी भी ये 150 नंबर का पेपर है जिसमें 110 नंबर की तैयारी की बात हो रही है। तो यदि आपका दिल कह रहा है कि आपको 110 नंबर प्राप्त करने हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप जुड़ जाइए। अन्यथा आप जिस रूप में बैठे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो निर्भर आपके ऊपर है कि आप उस तैयारी में ही आगे बढ़ेंगे। समय दोनों तरीके का हो सकता है, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में। मैं आपसे कहूँगा आपके फेवर में होना चाहिए, ईश्वर करे तो आप सेलेक्ट हो जाएँ। पर जिस भीड़ में आप घूम रहे हैं, शायद आप उसमें सेलेक्ट ना हो। बाकी निर्णय आप लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी हैं सभी लोग? बिल्कुल। सभी को नमस्कार, सभी को राधे-राधे, सभी को स्वागत है, सभी का अभिनंदन है आज के सेशन में। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आपके लिए एक-एक करके सारी क्लासेस हो जाएँगी, सारे सब्जेक्ट की हो जाएँगी। मैं आपको पास कराने की दिशा में काम कर रहा हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यदि आपका दिल कर रहा है पास होने का, तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे आज के सेशन में। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बच्चों की नए उद्यम प्रबंधन के मुद्दे क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन न्यू वेंचर मैनेजमेंट, या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन न्यू वेंचर मैनेजमेंट। तो इसके रिगार्ड्स हम आप
अपने आंसर्स को डिजाइन करेंगे। पहले मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन 2 मार्कर के संदर्भ में आ रहा है। किसके संदर्भ में आ रहा है? 2 मार्कर्स। तो 2 मार्कर्स में आपको चूंकि यहाँ पर सिर्फ मुद्दे पूछ रहा है, तो मुद्दे आप डायरेक्ट लिख दीजिए स्थानीय, स्थानीय के बाद पर्यावरणीय और प्रबंधकीय, 3 तरीके के मुद्दे आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए कि देयर आर सेवरल क्रिटिकल इश्यूज व्हेन मैनेजिंग अ न्यू वेंचर्स दैट एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेस लीडर्स मस्ट एड्रेस फॉर द सक्सेस। यदि आपको सफल होना है, यदि एक उद्यमी को सफल होना है, एक व्यवसायी को सफल होना है, तो उसको अपने व्यवसाय को शुरू करने से पहले विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे डील करना होगा। उसके आधार पर ये लोग सकती बात को समझ। इसके संदर्भ में चूंकि 2 मार्कर रहेगा, तो आपको ये सब लिखने से बेहतर है कि मैं आपको बता दूं कि आप लिख दीजिए स्थानीय मुद्दे, आप लिख दीजिए पर्यावरणीय मुद्दे, आप लिख दीजिए प्रबंधकीय मुद्दे। समझ गए बात को? इसी के साथ साथ इसको इंग्लिश में लोकेशनल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज और इसी को मैनेजरियल इश्यूज कहा जाएगा। ध्यान से सुनना। अब कुछ नहीं है, लोकेशनल्स मतलब आप उस लोकेशंस को जो है ध्यान में रखकर या स्थान विशेष को ध्यान में रखकर जो है बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या-क्या आ जाएगा देखिए, इसमें मैन, मशीन, मटेरियल जो है और कैपिटल, ये सारे इश्यूज जो हैं इस पर आ जाएंगे। समझ गए बात को? इसमें श्रम आ जाएगा जिससे हमने बोला, उसके बाद में मशीन, उपकरण इत्यादि जो आ जाएंगे, भूमि आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी। इन मुद्दों पर आपको जो है काम करना होगा। ये मुद्दे जितनी आसानी से आपको मिल जाएंगे, उतनी आसानी से आप व्यवसाय को शुरू कर पाएंगे, चला पाएंगे। जितनी कठिनाई से मिलेंगे, उतनी ही कठिनाइयां आपको समझनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी और उनका जो है प्रबंधन करना। उसी के साथ-साथ पर्यावरणीय मुद्दे भी आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो पर्यावरण, अब यहाँ पर पर्यावरण का मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अकेले से नहीं है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से थोड़ा-सा परे यहाँ पर आपको जाना होगा। मतलब आप उस बिजनेस के आसपास के जो भी चीजें हैं उन पर जो है फोकस करने की बातें कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें तो जैसे आप सबसे पहले मार्केट में प्रवेश करेंगे, अपने कंपटीटर्स को जानेंगे, आपके कंपटीटर्स के साथ साथ आप अपने ग्राहकों के अधिकारों को जानेंगे। इन सारे विषयों को यहाँ पर लाकर रखना है। तो एक एक लाइन में आप इनके बारे में लिख दीजिए। समझ गए बात को? अभी मैं आंसर दे रहा हूँ, मॉडल आंसर भी आपके सामने जो है उपलब्ध करवा दूंगा और इन मॉडल आंसर के बेसिस पे आप सारे बिंदुओं को करके भी चलिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रबंध की जो बेसिकली एक तरीके से मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट और मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो इश्यूज हैं, उनको थोड़ा-सा और फोकस करना होगा। समझ गए बात को? तो मैनेजमेंट से इश्यूज जैसे हम बोलते हैं कि जो है वर्किंग कैपिटल की बात आ जाती है। एक तो जो सबसे स्टार्टिंग की कैपिटल है वो अलग होती है बच्चों। वर्किंग कैपिटल मतलब जो आप डे पर डे जो एक्टिविटीज करते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर जो है वित्तीय प्रबंधन के तौर पे जो है जानते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। समझ गए बात को? इन पर चर्चाएं होती हैं। कभी-कभी मार्केट में एग्जिट स्ट्रेटजीज को भी रखना पड़ता है बच्चों। जब बिज़नेस लॉस में चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि दृष्टि आईएएस और जो है पीडब्ल्यू का एक मर्जर हो रहा है। उसके पीछे कारण ये हो सकता है, अभी अब मैं एग्जैक्ट कारण तो नहीं बोल सकता क्योंकि दिव्यकीर्ति सर का जो है अपना एक अलग लहजा है, उन्होंने क्या सोचा। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लग रहा है कि मुझे आगे चलकर इस फील्ड में ग्रोथ नहीं मिलने वाली या इस फील्ड में अब कोई ग्रोथ बची नहीं है। मैंने अपने लेवल की जो ग्रोथ है, माइंडसेट है, वो मैंने अपना अचीव कर लिया, दैट्स इट। तो बात खत्म, मैं दूसरे पे काम करना शुरू कर दूंगा। इस तरीके से समझ गए बात को? तो ये चीज है। चलिए अब इसको बड़े लेवल पे, वृहद लेवल पर मैं जो है आपको करवा रहा हूं, पर उसके पहले आप मुझे एक बार थोड़ा सा कमेंट्स कर दें सभी लोग कि हाँ सर, हमें इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक। चलिए। हाँ बच्चों, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सभी का अभिनंदन है हमारे आज के इस सेशन में और उम्मीद कर रहा हूं आप समस्त विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि अब पीएससी से हमारा मोह भ्रम एक तरीके से समाप्त हो गया, हमारे लिए पीएससी में कुछ नहीं बचा है या पीएससी अब कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रयास कर रहे हैं, आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं, कुछ को लग रहा है हम खुद से कर लेंगे, अब कौन सर की बातों को सुनेगा या और कौन जो है दूसरों की बातों को सुनेगा, ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो बोल दो साहब वही सही। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप खुद से करने जाएँगे, आप वो गलती कहीं न कहीं ज़रूर कर बैठेंगे, जिस गलती को स्वीकार नहीं करा जाता। क्योंकि एक ना एक चरण आएगा बच्चों, इस बात को समझना, एक ना एक चरण ज़रूर आता है, जहाँ पर आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। उस समय यदि आपको मेंटर नहीं मिला ना, तो तुम बिल्कुल जहाँ से उठ रहे हो या उठ भी सक रहे हो ना, तो उठना बंद हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप दोनों बातों को, बिंदुओं को समझिए। आप एज़ अ मेंटरशिप बैच में भी आ सकते हैं यदि आपका दिल कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे साथ जुड़ें। देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि मेरे साथ जुड़ो तो ये भी एक गलत बात है, मैं मान सकता हूँ।
पर यदि आपने एक बार सारे पैरामीटर्स देख कर रखे होंगे तो मैं कहूँगा आप ईमानदार इंसान होंगे और आप मौका दे सकते हैं। अन्यथा आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण तो है। कौन-सा वो आप समझ गए। क्यों? उसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। इसके पहले प्री हुआ था, तो प्री के पहले जब आप देखेंगे तो बहुत सारे जो एक तरीके से फैकल्टीज़ या जो भी आप बोल दीजिए, या जो भी बड़े-बड़े जो संस्थान हैं, इन बड़े-बड़े संस्थानों ने आपको एक बिल्ला दिखाया 85 प्लस की रणनीति। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, झूठ मत बोलिए। आपने भी देखा, आपने भी स्वीकार करा 85 की रणनीति, 85 प्लस नंबर की रणनीति। पेपर हो गया प्री का। प्री के बाद मैं चाहता हूँ, मैं माँग स कर सकता हूँ कि भैया वो 85 प्लस का जो है ना डेटा दिखा दीजिए कि कहाँ पर आपने 85 प्लस बच्चों को दिला दिए, वो दिखा दीजिए। एकमात्र फैकल्टी आपको मिलेगी जो आपको विथ प्रूफ सारी बातें करती है, और मैंने आपको विथ प्रूफ इन द सेंस मैंने आपको 40 के 40 क्वेश्चन 100 में से दिखाए हैं, बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी किसी दूसरे के हस्तक्षेप। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप जिन भीड़ में घूम रहे हैं ना, उस भीड़ में हम कब के घूम चुके हैं और कब से उस भीड़ को जानते हैं। यदि आप आज मेरी बातों को नहीं समझेंगे, 3 साल बाद समझेंगे। 3 साल बाद समय बीत चुका। बाकी निर्णय आप लीजिएगा। आप भविष्य के निर्माता हैं, अपने निर्माता हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं। देखते हैं आप कैसा राष्ट्र बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में क्वेश्चन है, देखो, भारत में उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखें। ये प्रश्न आपका, आप 10 मार्कर में बिल्कुल करके जाइएगा। 7 मार्कर, देखो 7 मार्कर भी आसान है। मैंने आपको बोला 7 मार्कर कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको बढ़िया व्यवस्थित करके लिख देना। जैसे भूमि हो जाएगा तो श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, फिर उसके बाद कच्चा माल हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, मार्केट या बाजार हो जाएगा, उसी के बाद क्लाइमेट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ जाएंगे। इनको आप लिख सकते हैं। कहती बात को समझे। देखिए कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। इंट्रो वाला छोटा सा पोर्शन, जैसे हमने बोला कि भारत में उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। मतलब हमने ये बोल दिया कि भाई कोई एक अकेला कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और इन कारणों में से जो प्रमुख कारण है हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। एक टेबल मैंने इसके पहले आपको स्थानीय के साथ पर्यावरणीय और प्रबंधकीय बताई थी। एक मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मैंने अलग-अलग तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करके रखा है। आप ध्यान से प्रश्न को यहाँ पर सुनना, समझना और उस हिसाब से अपना आंसर लिख कर आना। आगामी मेंस के लिए आप ऐसा मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आगामी मेंस आएगा, यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए अच्छा खासा बनता हुआ दिख जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसी आधार पर मैं कुछ और बिंदुओं का अवलोकन आपको करते हुए बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इन फैक्टर्स में हमने क्या लिखा, सबसे पहले लैंड या हमने बोला भूमि, सेकंड नंबर पर हमने बोला लेबर या हमने बोला श्रम, थर्ड नंबर पर हमने बोला कैपिटल या हमने बोला पूंजी, फोर्थ नंबर पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या कच्चे माल की उपलब्धता, फिफ्थ नंबर पर हमने जो है एनर्जी अवेलेबिलिटी या ऊर्जा की उपलब्धता, और सिक्स नंबर पर जो है मार्केट या बाजार की बात हुई। उसके बाद में क्लाइमेट या जलवायु की बात हुई, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस या पर्यावरण मंजूरी की जो है बातें हो गई। अब एक एक करके इन सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना, आपको आंसर बन जाए। ठीक? हाँ, जो बच्चे बीच में जुड़े हैं उन सभी का अभिनंदन है, उन सभी का स्वागत है कुश आईएएस अकेडमी के इस परिवार में। मुझे पता है आप लोग थोड़े से व्यस्त हैं, मुझे पता है आप थोड़े से आलस कर रहे हैं, मुझे पता है आप थोड़े से भटक भी रहे हैं, पर मैं यकीनन आपसे कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको पछताना पड़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, बात को मानो, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो और उस आधार पे ही तैयारी करो जहाँ पर आपके लिए पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस बड़ी भीड़ में अब कोई आपकी ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं बचा है जितना मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, पर मैं अभी फिर से बोलूँगा कि उस बड़ी भीड़ में, जिस बड़ी भीड़ के पीछे आप जाना चाहते हो ना, वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो बोल देगा, पर परसों वो आपकी इस ज़िम्मेदारी से किनारा कर ही लेगा। समझे? बाकी फिर निर्णय आप लो, मैंने हमेशा बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात होती है ज़मीन की, भूमि की, लैंड की। तो देखो ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है जब भी आप किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने जा रहे हो या उसको मैनेज करने की बात हो रही है। तो बेसिकली लैंड इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री। जैसा आपका एक तरीके से इंडस्ट्री का बनाने का मन है, आप मान के चलिए कोई छोटी इकाई लगाना चाह रहे हैं, कोई मध्यम इकाई लगाना चाह रहे हैं, कोई बड़ी इकाई लगाना चाह रहे हैं, उस अनुरूप आपको जो है ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। सही कह रहे हैं कि नहीं? पर दिक्कत कहाँ आती है इस बात को समझो। दिक्कत ये आती है बच्चों की ये जो ज़मीनें हैं, इनको एक्वायर करना, इनको प्राप्त करना ये आसानी से पॉसिबल नहीं हो पाता।
इसी के लिए कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, इसी के लिए कई बार जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है सरकार के विरोध में आते हैं, इसी के लिए कई बार हड़तालें चलती हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है मुआवज़ा का। इसका आता है मुआवज़ा। भाई आप किसान हो, आपकी ज़मीन मैं बोलूँगा मुझे दे दो। आप दोगे क्या? नहीं दोगे, कोई नहीं देना चाहता, मैं भी नहीं देना चाहता, आप मुझसे माँगोगे मैं भी नहीं दूँगा, क्यों दूँगा? भाई उसकी एक उचित कीमत दी जाए। कई बार जो है ना सरकारें बोल तो देती हैं कि हम आपकी ज़मीन का एक उचित मुआवज़ा दे देंगे, हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, पर मुझे लगता है सरकारें कई बार झूठ बोल जिसके चलते लोगों में एक हेजिटेशन होती है, एक डर होता है। दूसरा 2 तरीके के लोग होते हैं, जैसे महाकाल मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, बाबा महाकाल की जय भी बोल दो इसी आधार पर। महाकाल मंदिर का जब ये जो कॉरिडोर बना, इस कॉरिडोर के सामने एक घर दिखता है, ध्यान से समझना कभी, वहाँ जाओगे तो नोटिस करना। उस घर को जो है, उस घर के मालिक नहीं दे रहे हैं, जबकि प्रशासन हर तरीके से जो है अड़ंगे लगा रहा है, हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अपना उस घर जो है महाकाल मंदिर के विकास में दे दें। पर वो देने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, वो भी कोर्ट चले जाते हैं बार-बार। वो कहते हैं भाई मैंने इतने सालों से रहा, मैं क्यों दे दूँ? ऐसे ही किसान को लगता है किसी-किसी को कि ये मेरी एक तरीके से मेरी एक बोल सकते हैं पालना है, इसने मुझे पाला है, ये मेरी ज़मीन है, मेरी भूमि है, मैं नहीं देना चाहता। अब आप बोलोगे दे दो, विकास करना है, तो दिक्कतें आएँगी। बात को समझे। दूसरा, लेबर की बात आती है, बच्चों कहीं न कहीं श्रम की बात आती है। तो देखो किसी भी इंडस्ट्री को उसके अकॉर्डिंग लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं एक बात करूँ, एक आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है आईटी इंडस्ट्री की। तो आईटी इंडस्ट्री को एक स्किल्ड मैन पावर या लेबर रिक्वायर्ड होगी। बजाए कि मैं एक गुड़ बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो मुझे वैसा ही एक थोड़ा-सा मैन पावर लग जाएगा। पर हाँ, एक बेहतर कॉम्बिनेशन क्या माना जाता है यदि आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन ये माना जाता है किसी इंडस्ट्री के अंतर्गत कि उसमें एक बैलेंस लेबर जो है काम करती हो, मतलब स्किल्ड ज़्यादा हो और थोड़ी कम मात्रा में अनस्किल्ड हो। देखो क्या होता है, जैसे आप और हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम स्किल्ड लेबर में आ गए। अब हमसे कोई बोलेगा भाई साहब 50 किलो का बोरा जो है ना इधर से उठा के वहाँ थोड़ा-सा रखना है। तुम भी जान रहे हो क्या दिक्कत होने वाली। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई 50 किलो बहुत हो जाता है। अब ये मत बोलना सर हम मर्द हैं, हम 100 किलो उठा लेंगे, वो अच्छी बात है। जो डंबल उठाते हो ना जिम में जाके, वो हमने भी उठाए, वो अलग होते हैं। पर बोरे में वो पकड़ नहीं मिलती कई बार। या कुछ ऐसा सामान है जो जिसमें पकड़ नहीं मिल रही, उसको कैसे उठा के रखोगे? तो ये दिक्कत आती है। ये रखने का काम कौन करेगा? एक लेबर क्लास का व्यक्ति ही करेगा और आसानी से बोलेगा, "हाँ सर, ये तो मेरा काम है, मैं कर देता हूँ।" इस तरीके से। तो किसी भी इंडस्ट्री को मैनेज करने की बात हो, किसी एंटरप्राइज़ को जो है मैनेज करने की बात हो, उसको सफल बनाने की बात हो, आपको स्किल्ड लेबर लगेगी। जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया है अपन ने, यदि आपको स्क्रीन दिख रहा हो कि श्रम बंगा जो है श्रम की बात करते हैं तो बंगाल और असम के चाय उद्योग जो हैं क्यों फले-फूले? क्योंकि उनको जो है एक तरीके से उपलब्ध या उचित संबल वहाँ के अकॉर्डिंग जो है मिल गया। अब देखो चाय और अब इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो भाई चाय का काम आप कैसे करेंगे? मतलब वहाँ पर जाएँगे, उन चीज़ों को तोड़ेंगे, समझेंगे, लेकर आएँगे। पत्तियाँ तोड़ना, पता चले तुम गए, तुम्हें बोला चाय पत्ती तोड़ के लाना, तुम पता चले पेड़ उखाड़ के ले आए, इतने बुद्धिजीवी निकले तुम। तो ये भी एक चैलेंजिंग की बात होती है कि नहीं होती? इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। यदि आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ी-सी कोशिश करिए। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँगे, गूगल प्ले स्टोर पे जैसे ही जाएँगे आप KIA के नाम से सर्च करना, थोड़ा-सा नीचे आना, स्क्रॉल करना क्योंकि क्या होता है तुरंत में आपको नहीं मिलता है कई बार। ऊपर जो है आपको किया आपको पता है कार भी है, तो कार का एप्लीकेशन भी है। तो इस तरीके से ये मैच हो गए हैं दोनों तो अब ये एक अच्छी बात ही कह सकते हैं। तो थोड़ा-सा जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना, स्क्रॉल करने पर जो है आपको एक तरीके से मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन जहाँ पर लिखा होगा शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रेटिंग ज़रूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है। उसी के साथ-साथ जो है मैं आपको बता दूँ हमारी क्लासेस की सारी सुविधाएँ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगी। और इसी के साथ मैंने आपके लिए 2 महत्वपूर्ण बैच लॉन्च करे हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए कई बैच लॉन्च करे हैं, पर ये 2 सबसे महत्वपूर्ण बैच हैं, जिसमें अभी जो क्लासेस हो रही हैं, वो उद्यमिता के अंतर्गत हो रही हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो आप देख लो उद्यमिता के कंटेंट कैसे हैं, मेरे बाइलिंगुअल हैं और किस लेवल पे मैं आपको ले जाके समझा रहा हूँ। क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना, अग्नि परीक्षा टीचरों को भी माँगने लग गया है। एक ज़माना वो था, जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों की जो है परीक्षा लेते थे और बताते थे कि किस शिष्य को मुझे अपने अंडर में रखना है कि नहीं है। आजकल जो है चेला ये काम करने लग गया है और वो देखता है बोले किस गुरु को अपने अंडर में रखना है कि नहीं। पर ठीक है, हम भी उस परंपरा के निर्वहन में आपका साथ दे रहे हैं। आज़मा लीजिए आप भी यदि आपको लगता है कि उद्यमिता अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, तो मैं कहूँगा आप मेरे इस बैच पे जुड़ जाओ।
कीमत के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बहुत रीज़नेबल कीमत है। इसमें मैं आपको जो है 110 नंबर दिलाने का जो है लगातार प्रयास करूँगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यदि मैं कमिटमेंट देता हूँ कि मैं 10 नंबर आपको 110 दिलाऊँगा, तो मैं आपको 110 दिलाने की क्षमता रखता हूँ। समझे बात को? इसी के साथ यही बैच आपका जो है अर्थशास्त्र के रूप में उपलब्ध है, आप अर्थशास्त्र से जो है इससे पढ़ सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। वहीं पर आपको मैं बोलूँगा यदि आपको साइंस अकेडमी के किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैच है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं बार-बार ऑफ़र नहीं निकालता। आप देखे होंगे कोई लोग जो है, जैसे अभी होली आई तो होली में ऑफ़र निकाल दिया कुछ ही लोगों ने, फिर रामनवमी आ जाएगी तो रामनवमी में जो है कोई ऑफ़र निकाल दिए, अभी जैसे मान के चल लेते हैं। फिर आगे चलकर जो है कुछ और आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग बार-बार जो ऑफर्स निकालते हैं ना, ये इस ऑफर का ये मतलब है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं इन संस्थानों को डेप्थ तक समझता हूँ, ये एक बैच तो कंप्लीट कर नहीं पाते, इस बात को समझना। एक बैच भी इनके प्रॉपर कंप्लीट नहीं होते, इसके लिए समय-समय पर जो है ऑफर जो है, ऑफर्स वाला ज़ोन जो है चालू करके रखते हैं। आप इन षड्यंत्रों से बचना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को थोड़ा सरल और सहज बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा इन षड्यंत्रों से बचिए, ऑफर कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली कॉस्ट वही वसूली जाती है जो आपसे लेनी हो। तो हमने ना तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाई, ना कुछ दिखाया। हमने सीधे आपको बता दिया इतना रुपया लगेगा। ईमानदारी बात देखो, मोल भाव वो करता है शिक्षा में जिसको लगता है कि शिक्षा उसके लिए व्यर्थ है। यहाँ पर मैं आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट की फीस है 4,999, मोटे तौर पे 50,000 5,000 और कुछ नहीं। बिल्कुल एक फेयर और उचित प्राइस है। आप इतनी प्राइस में आप मुझसे 15,000 के बेनिफिट ना लेकर जाएँ, तो आप मुझे खुद बोलना कि हाँ सर, आपने 15,000 हमें नहीं बताए। समझ गए बात को? मैं आपको इतना करके दे दूँगा कि आपको 15,000 रुपए तक के सारे फ़ायदे इसी 5,000 में मिल जाएँगे। अब इससे ज़्यादा क्या करा जाए? दूसरा, एक कमिटमेंट आप देखो, इसमें मैंने बोला था 40 नंबर का, मैंने पूरा कर दिया, बात खत्म। अब मैंने 400 का बोला है, मैं उसको भी पूरा करने के लिए प्रयासरत हूँ, ये उसी के लिए मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो बढ़िया, ये क्लास जो देख रहे हो ना, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, उसी के साथ में एप्लीकेशन की लिंक, उसी के साथ में कोर्सेज़ की लिंक, सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको सब मिल जाएगा। समझे बात को? यदि दिल कर रहा है जुड़ने का, तो स्वागत है कुसाइस परिवार में। उसी के साथ कैपिटल की बात आती है, पूँजी की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि भूमि और श्रम के बाद पूँजी जो है उद्योगों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। भाई ये बताना ना बताना लगभग एक जैसा है, मैं आपसे बोल सकता हूँ। पूँजी क्यों इम्पोर्टेंट घटक है, आप जानते हो कि भई पैसा होगा तो सब काम होगा, जो है एक तरीके से बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो रूल तो लप एप्लीकेबल होता हुआ दिख जाता है। अल्टीमेटली मैं कहता हूँ तुम्हारे मन में खूब आइडिया है, सब कुछ, पर उस आइडिया को धरातल में लाने के लिए पैसा लगता है। क्या लगता है? धन, 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 धन। क्या लगता है? धन। समझे बात को? उसके बाद में। इसी के बाद यदि हम बात करते हैं, देखो, तो कच्चे माल की उपलब्धता, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? कच्चे माल की उपलब्धता। तो देखो, अब यहाँ पर पूँजी वाले में मैं थोड़ा-सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूँजी के जो है 2 सोर्सेज़ माने जाते हैं, एक औपचारिक स्रोत माना जाता है, एक अनौपचारिक स्रोत माना जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि हमेशा लोग प्राथमिकता जो है वो औपचारिक स्रोत को देते हैं, ना कि अनौपचारिक स्रोत को, ना कि किसको? अनौपचारिक स्रोत। क्या इतनी बात को समझ क्यों? क्योंकि इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, मैं आपको बैंकिंग वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके चाहो तो पढ़ लो। उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता की बात आती है, तो घटती प्रवृत्ति के कारण कुछ उद्योग केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता अधिक होती है। भाई क्या है, इस बात को समझना। आप जब किसी प्रोडक्ट के खुद को तैयार कर रहे होगे, आप क्या कर रहे होगे? किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे होगे। तो जब किसी प्रोडक्ट को तैयार करा जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए सफिशिएंट आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये रॉ मटेरियल टाइम टाइम पर आपको रिक्वायर्ड होता है, और टाइम टाइम पर यदि आप इस रॉ मटेरियल को अवेलेबल करवा दे रहे हो, तो आपका बिज़नेस सफल होता हुआ दिखेगा। यदि आप टाइम पर नहीं करा पाओगे, तो वही बात है, पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग के चलते जीवन पेंडिंग में निकल जाएगा और आप उस समय सभी सफल नहीं होगे। तो इस आधार पर आपको कच्चे माल की उपलब्धता समझना है, ताकि कम समय पर पहुँचे, कम कीमत पर पहुँचे और टाइमली पहुँचता रहे, जिससे आपका फिनिश प्रोडक्ट बनता रहेगा, और फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो अल्टीमेटली उत्पाद तैयार हो रहा है वो बनता रहेगा और आप आगे बढ़ एनर्जी अवेलेबिलिटी की बात आती है, तो एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इट इज इजी टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन एरियाज वेयर एनर्जी सप्लाई इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द डिमांड।
भाई उद्योग स्थापित करना घरेलू विद्युत से काम थोड़ी चलता है। उद्योगों के लिए हाई पावर या एक तरीके से जो है ज़्यादा मात्रा में बिजली रिक्वायर्ड होती है। तो वो बिजली आपको कहाँ से मिलेगी? जब टाइम पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो आप उस बिजली के माध्यम से आप अपने फैक्ट्री के जो प्लांट्स हैं या जो मशीनें हैं उनको संचालित कर पाएँगे और उत्पादन कर पाएँगे। क्या कर पाएँगे? उत्पादन। बेसिकली मैटर कहाँ दिक्कत होती है, बात कहाँ बिगड़ती है उस बात को समझो। होता ये है कि जो मशीनें होती हैं, उन मशीन के बिना आप प्रॉपर टाइम पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन नहीं। हम जो काम मानवीय रूप में करते थे, मानवीय श्रम के रूप में करते थे, मैं कहता हूँ चलो तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है, हाई राइज़ बिल्डिंग, एक मॉल या शॉप बनाना है। अब जब मॉल या शॉप बनाने जाओगे ना तो तुम्हें बेसिकली एक नींव डालनी पड़ेगी, एक बेस तैयार करना पड़ेगा। यही बेस तैयार करने के लिए जब तुम मानवों का उपयोग करोगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, बजाए कि मशीन। बात को समझ। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू की या ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर हमारी सारी चीज़ें अनुरूप चलती हैं। मार्केट अल्टीमेटली अब प्रोडक्ट बना लिया है, ये बात भी मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट जब बनाओगे तो प्रोडक्ट की सक्सेस भी डिपेंड करती है। उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने उपभोक्ताओं की माँगों का विश्लेषण करना होता है और उन माँगों के आधार पर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना होता है। तो देखो, बाज़ार की बात करें तो उद्योगों की सफलता उनके उत्पादों के लिए विकसित जो है बाज़ारों की उपस्थिति पर भी जो है आधारित होती है। एक बड़ी आबादी वाले देश होने के नाते भारत कई उद्योगों के लिए एक बड़ा बाजार है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अंग्रेज़ों को जब आप पढ़ोगे तो आप इस बात को पाओगे कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने भारत को एक बाजार ही बनाया। आज आधुनिक भारत में यदि आप इस बात को सुन रहे हैं मेरी, तो अमेरिका जैसे देश भारत के पक्ष में थोड़े से झुकते हुए इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उनको पता है सबसे बड़ा बाजार भारत है। इस बात को समझ एक बार कमेंट्स कर दीजिए, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ा देता हूँ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। एक बार आप लोगों को थोड़ा-सा कमेंट्स करना है, जल्दी से कर दीजिए कमेंट्स। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेहनत करो ना करो, बैठो ना बैठो, देखते तो रहो, वो वाला सीन, ठीक है? मैं यही कहूँगा, अभी भी गड़बड़ हो रही है, जल्दी सुधारो इस गड़बड़ को। चलो ख़ैर। जलवायु की बात करते हैं तो देखो, चाय, सूती कपड़ा आदि उद्योगों के लिए विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और भारत का 80% सूती कपड़ा उद्योग कपास उत्पादक जो है क्षेत्रों में वितरित है। कपास के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जो है जल्दी टूट जाता है। तो ये थोड़ा-सा और लेवल पे लेके गया बच्चों की जलवायु के संदर्भ में बताया कि हम यदि किसी संदर्भ में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उसकी जलवायु के संबंध में ही सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हालाँकि मैंने आपको ये बात भी बताई कि यहाँ पर आप जो एक एनवायरमेंटल वाला पोर्शन है, उसको केवल इससे अकेले पॉइंट से जोड़कर ना देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में पर्यावरण मंजूरी की बात आती है। अब देखो, जब भी आप अपने उद्योगों को स्थापित करते हो ना मेरे बच्चों, तो उद्योगों को स्थापित करने के बाद उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कोई खराब पदार्थ निकलता है। तो ये देखा जाता है कि एक तरीके से पर्यावरण जो एक तरीके से पर्यावरण संतुलन के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो उनके लिए जो आपको सर्टिफ़िकेशन होते हैं, ध्यान से सुनना, तो उसके लिए आपको समय-समय पर इन पर काम करना होता है, मंजूरी लेनी होती है, जिसके आधार पर ये आपको बताना होता है कि आप जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वह पर्यावरण हितैषी है या पर्यावरण का विरोधी है। इसी के संबंध में फिर आपको आगे काम करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है। तो चलिए, इस आधार पर अब मुझे एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए कि हाँ, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए और यदि आपसे प्रश्न पूछता है, आपका 10 मार्कर पूछ ले, 2 मार्कर पूछ ले, 7 मार्कर पूछ ले, तो आप उसका आंसर करके आएँगे, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करिए। बाद में भी जो अभ्यर्थी मेरी इस क्लासेस को देखते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर अपनी राय रखें। आप भीड़ में चलने की जगह जो है कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें और पास हो जाएँ। मैं यही आपसे कहूँगा, ताम-झाम नहीं है, सिर्फ़ एक कोर्स लेना है और मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूँ, कोर्स लेने वाले व्यक्ति को मैं कभी भी बुक प्रेफ़र करने नहीं देता। मैं हर संभव मदद करता हूँ। बाकी फिर आप निर्णय ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत से अभ्यर्थी जो हैं हमारे साथ वो खुश हैं, जुड़े हैं और इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्रों तक पहुँचाइए, सभी तक शेयर करिए और सेशन में निरंतर जुड़ने का ज़रूर प्रयास करना है। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा ले रहा हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।